नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से लड़ाई में सभी राज्यों को केंद्र की ओर से पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। राज्यों से आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, घबराहट में खरीदारी करने से रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। वायुसेना ने देश भर में ऑक्सीजन वितरित करने के प्रयास तेज किए। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं ने जर्मनी से ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र और कंटेनर आयात करने का फैसला किया। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी। अब तक 13 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कल 3,32,730 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का प्रचार समाप्त, मतदान सोमवार को होगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं रवि कपूर। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति का जायजा लेते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ संपर्क बनाए हुए है और स्थिति पर सतर्कतापूर्ण नजर रखते हुए समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है। उपचार के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने राज्यों के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय स्थिति से निपटने के लिए काम कर रहे हैं और औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को भी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में रोका न जाए। श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की समन्वय समितियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे ही केंद्र से राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन हो, वैसे ही राज्य अपने सभी अस्पतालों को बिना किसी देरी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि घबराहट में खरीदारी करने से रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन टैंकरों के गंतव्य स्थानों तक पहुंचने और वापसी में लगने वाले समय को कम से कम करने की दिशा में प्रयास कर रही है। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस मालगाड़ी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों से भी ऑक्सीजन देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाकर परिवहन के समय को कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कोविड जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि उत्पन्न स्थिति को देखते हुए टीकाकरण अभियान तेज किया जाना चाहिए। अस्पतालों में हाल ही की दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने राज्यों से सुरक्षा संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। कुछ मुख्यमंत्रियों की चिंताओं के मामले में श्री मोदी ने बीमारी से डरकर दवाएं इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से लगातार जागरूकता अभियान चलाने को कहा। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्रियों ने महामारी की इस लहर से निपटने के अपने उपायों और प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं और नीति आयोग ने स्थिति से निपटने के लिए जो रूपरेखा तैयार की है, उससे राज्यों को अपनी योजनाएं तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी। पिछले 5 सप्ताह में
मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये तीसरी बैठक थी। इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ भी उच्च स्तरीय बैठक की और देश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा की। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये वक्त सिर्फ चुनौतियों से निपटने का नहीं है, बल्कि कम से कम समय में समाधान ढूंढने का भी है। बैठक के दौरान श्री मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सप्ताह में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन उत्पादकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने औद्योगिक इस्तेमाल की ऑक्सीजन को देश में चिकित्सा में उपयोग के लिए इसे उपलब्ध कराने पर उद्योगों के प्रति आभार व्यक्त किया। ऑक्सीजन की उपलब्धता में और सुधार के लिए श्री मोदी ने आने वाले दिनों में ऑक्सीजन उत्पादन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने और ऑक्सीजन के परिवहन की सुविधाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने उद्योगों से आग्रह किया कि वे अन्य गैसों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे टैंकरों को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को ऑक्सीजन की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार रेलवे और वायुसेना के परिवहन विमानों के कारगर इस्तेमाल की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार, राज्यों, उद्योग, ट्रांसपोर्टरों और अस्पतालों को एकजुट होकर काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि बेहतर तालमेल और समन्वय से ऑक्सीजन की कमी की चुनौती से आसानी से निपटा जा सकेगा। ऑक्सीजन उत्पादकों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया और आशा व्यक्त की कि देश ऑक्सीजन संकट से निपटने में कामयाब होगा। बैठक के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अध्यक्ष सोमा मंडल, जेएसडब्ल्यू के सज्जन जिंदल, टाटा स्टील के नरेंद्रन और जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के नवीन जिंदल सहित अनेक उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना ने देश भर के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। कोविड महामारी में आई नई तेजी से निपटने के लिए वायुसेना ऑक्सीजन कंटेनर, आवश्यक दवाएं और अन्य चिकित्सा उपकरण विमानों के जरिए भेज रही है। इसके लिए वायुसेना के परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। वायुसेना के C-17 और IL-76 मालवाहक विमानों ने बड़े-बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस कदम से देश में इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2020 में जब कोविड महामारी का प्रकोप शुरू हुआ था, तब भी वायुसेना ने महामारी से निपटने के लिए दवाएं, चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए अपने विमानों की सेवाएं उपलब्ध कराई थीं। विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भी भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लिमिटेड इफ्को ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला कारखाने के दूसरे ऑक्सीजन संयंत्र को देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी करने का आदेश दिया है। एक वक्तव्य में कंपनी ने कहा है कि राष्ट्र की सेवा में अस्पतालों को निःशुल्क ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। इफ्को का 130 घन मीटर क्षमता वाला संयंत्र 30 मई से उत्पादन शुरू कर देगा। इस संयंत्र से मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। इफ्को ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क भरेगी। राज्यों को इसके लिए अपने खुद के सिलेंडर कंपनी के संयंत्र में लाने होंगे। इफ्को ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में फूलपुर और ओडिशा के पारादीप में कंपनी के 2 और ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 2 महीनों तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण का निर्णय लिया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणियों से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अपने नियमित मासिक आवंटन के अलावा ये अनाज मिलेगा।
सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बीते वर्ष भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश के गरीबों के पोषण के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 13,54,78,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,32,730 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,62,63,695 हो गई है। कल 1,93,279 कोविड मरीज ठीक हुए। अब तक 1,36,48,159 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 83.92% रह गई है। देश में इस समय 24,28,616 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 2,263 मौत हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 1,86,920 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड महामारी से गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए नई दिल्ली में केंद्र सरकार के 4 अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। ये अस्पताल हैं सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स। स्वास्थ्य मंत्री ने इन अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू वेंटिलेटरों की सुविधा वाले बिस्तरों की उपलब्धता की विस्तार से समीक्षा की। अस्पतालों की ओर से कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोगियों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी गई। सफदरजंग अस्पताल की ओर से बताया गया कि वहां कोविड रोगियों के इलाज के लिए 172 और बिस्तर बढ़ाए जाएंगे तथा अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को पूरी तरह कोविड रोगियों के अस्पताल में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की मदद से 32 आईसीयू वाले बिस्तरों सहित 46 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर से बताया गया कि उसकी कुछ इमारतों में कोविड रोगियों के उपचार के लिए व्यवस्था की जाएगी। इससे अस्पताल में महामारी के इलाज के लिए 200 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध हो सकेंगे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी CSIR की मदद से 240 अतिरिक्त बिस्तरों की बहुत जल्द व्यवस्था की जा रही है। नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक ने संस्थान में कोविड रोगियों के लिए बिस्तरों की सुविधा में 1,000 से अधिक की बढ़ोतरी होने के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्र सरकार के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसकी सप्लाई में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। उन्होंने सभी अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि वे आने वाले दिनों में कोविड रोगियों के समय पर इलाज के लिए विस्तार की योजनाओं के बारे में तैयार रहें। इसके अलावा बैठक में एम्स, NIC झज्जर, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तत्काल DRDO टाटा सन्स के ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का भी फैसला किया गया है। इन संयंत्रों की क्षमता प्रति मिनट 1,000 लीटर ऑक्सीजन बनाने की होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से लड़ाई में सभी राज्यों को केंद्र की तरफ से पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। राज्यों से आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, घबराहट में खरीदारी करने से रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। वायुसेना ने देशभर में ऑक्सीजन वितरित करने के प्रयास तेज किए।
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं ने जर्मनी से ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र और कंटेनर आयात करने का फैसला किया। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी। अब तक 13 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कल 3,32,730 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का प्रचार समाप्त। मतदान सोमवार को होगा और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि राज्य में कोविड महामारी के रोगियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए रिटायर्ड डॉक्टरों और नर्सों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल बैठक में श्री ठाकरे ने कहा कि बड़ी संख्या में रोगियों के इलाज के लिए टेली मेडिसिन और टेली आईसीयू जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। श्री ठाकरे ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि राज्य में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन के संबंध में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय निकाय ने मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई के सभी वार्ड कार्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को इसका सख्ती से पालन करना होगा। मुंबई नगर निगम ने निजी अस्पतालों, उनके ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं और उनके पास रीफिलिंग के लिए उपलब्ध सिलेंडर्स की एक सूची तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त नगर आयुक्त पी वेलरासु के मार्गदर्शन में तैयार किए गए एसओपी के अनुसार अस्पतालों को अपनी ऑक्सीजन की मांग को कम से कम 24 घंटे पहले दर्ज करना होगा और यदि 16 घंटे के भीतर आपूर्तिकर्ता ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं तो वार्ड नियंत्रण कक्षों को सूचित करना होगा। अगले 2 घंटों के भीतर नियंत्रण कक्ष भी प्रावधान करने में असफल रहे तो राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। इससे पहले आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की दैनिक मांग 2000 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक में श्री ठाकरे ने केंद्र से 1100 वेंटिलेटर, 13,000 जंबो सिलेंडर और रोजाना रेमडेसिविर के 70,000 शीशियों के अलावा अतिरिक्त 250 से 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के प्रावधान की भी मांग की थी। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में एक शहर से दूसरे शहर या एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को देखते हुए पुलिस ने ई पास प्रणाली शुरू की है। राज्य पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी गई सूचना के अनुसार जिन लोगों को आवश्यक या आपात स्थिति में यात्रा करनी है उन्हें ई पास के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और अपनी यात्रा का कारण भी बताना होगा। जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते वे सहायता के लिए अपने निकटतम पुलिस थाने में संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कल 16,750 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल कोरोना संक्रमण से 197 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और कई जिलों में लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को मई और जून का राशन एक साथ निःशुल्क देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न नगर निगमों के महापौर, कलेक्टर और निगम आयुक्तों की वर्चुअल बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और दानदाताओं के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन या गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को बिना कोविड जांच के छत्तीसगढ़ में प्रवेश न दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड इलाज के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति सिर्फ अस्पतालों को ही की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलते हैं उन्हें तत्काल दवाओं की किट प्रदान की जानी चाहिए। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड जांच रिपोर्ट में विलंब की दशा में कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों के उपचार के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे लोगों को भी जरूरी दवाओं की किट तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज कोविड के 792 मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,330 हो गई है। विभिन्न अस्पतालों से 383 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है और 2 रोगियों के मरने की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने आज से 5 दिन तक परिसर बंद करने का निर्णय लिया है।
राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इस समय 1297 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 5033 मरीज घरों में पृथकवास में हैं। अब तक कुल 1,79,693 लोगों ने टीकाकरण कराया है, जिनमें 30,946 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, 18,222 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 1,12,280 आम लोग शामिल हैं। इस बीच पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि परिसर आज से 5 दिनों के लिए बंद रहेगा। पीएचडी करने वाले और हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों को 25 अप्रैल तक चले जाने को कहा गया है। हॉस्टल फिर खोलने की घोषणा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बाद में की जाएगी। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के लोगों से आग्रह किया है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्वयं आगे आएं। वो आज शिमला में कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का दूसरा टीका लगवाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा कि कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क टीके उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। केरल में कोविड संक्रमण के 28,447 नए मामले सामने आने से राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में लॉकडाउन की तरह ही कल और परसों कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 4 लाख कोविशील्ड टीकों का आदेश देने और राज्य में 18 से 44 साल के लोगों को टीके लगाने के लिए 65 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित करने की मंजूरी दी है। राज्य में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए ईटानगर में आयोजित बैठक में इसका निर्णय किया गया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। आज शाम जोरहट में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि नींबू और मीठा सोडा खाने से कोविड का इलाज हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए लोग इस फर्जी खबर पर बिल्कुल विश्वास न करें। सरकार ने इस दावे का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि कच्चे प्याज के साथ सेंधा नमक का सेवन करने से कोविड के मरीज ठीक हो रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है और लोगों को इस भ्रामक संदेश पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की 7वें चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कोविड नियमों का पालन न करने के बीच राजनीतिक दलों के रोड शो, पदयात्राओं और वाहन रैलियों पर रोक लगा दी है। राज्य में जनसभाओं में 500 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ये नियम चुनाव समाप्त होने तक लागू रहेंगे। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को फिर निर्देश दिया कि राज्य में सभी आगामी रैलियों में कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें। आयोग ने बाकी चरणों के मतदान से पहले प्रचार खत्म होने की सीमा 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। पश्चिम बंगाल में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कोविड को ध्यान में रखते हुए बड़ी रैलियां और जनसभाएं न करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी दल वर्चुअल माध्यम से या घर घर जाकर संपर्क पर बल दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए निर्बंध के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की रफ्तार में कमी आई है। ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा द्वारा कोलकाता के तंग गलियों में प्रचार कार्य देखा जा सकता है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 2 चुनाव जीत चुकी हैं, ये क्षेत्र 7वें चरण में एक प्रमुख क्षेत्र है। ममता बनर्जी ने इस क्षेत्र को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है। इस बार राज्य ईंधन मंत्री शुभानदीप चट्टोपाध्याय टीएमसी से और एक्टर रुद्रनील घोष बीजेपी से लड़ रहे हैं। 2016 के चुनाव में 34 मतक्षेत्रों में से 14 मतक्षेत्र में टीएमसी ने जीत हासिल की थी और सीपीआईएम गठबंधन ने 20 क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
इस बीच विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता तूफानी यात्रा कर रहे हैं। इस चरण में 4 जिलों की 35 विधानसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों की मतगणना एक साथ 2 मई को होगी। उधर निर्वाचन आयोग ने शमशेरगंज और जांगीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव तथा ओडिशा में पीपली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में अब 16 मई को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 19 मई को होगी। बिहार में पटना से सटे दानापुर में एक वाहन के गंगा नदी में गिर जाने से 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। 7 लोग अब भी लापता हैं। 2 लोग तैरकर जान बचाने में सफल रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के अंतर्गत कल दोपहर ग्रामीण लोगों को उनकी संपत्ति के पट्टे ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में 4 लाख से अधिक लोगों को उनकी संपत्ति के ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे और इस तरह देश भर में स्वामित्व योजना पर अमल की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली 5 से 50 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि विजेता पंचायतों के बैंक खातों में सीधे अंतरित कर दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चालक दल के 53 सदस्यों के साथ समुद्र में लापता हुई इंडोनेशिया की पनडुब्बी की तलाश बड़े महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गई है, क्योंकि इसमें उपलब्ध ऑक्सीजन शनिवार दोपहर बाद तक ही चलेगी। बुधवार को समुद्र में एक अभ्यास के दौरान इस पनडुब्बी के साथ संपर्क टूट गया था। भारतीय नौसेना ने कल गहरे समुद्र में खोज करने वाले अपने बचाव पोत को इंडोनेशिया की नौसेना की मदद के लिए भेजा था। भारतीय रेल कोरोना काल में देश को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए काम कर रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा ने कोविड के प्रकोप के दौरान ऑक्सीजन की कमी से निपटने की चुनौती सहित रेलवे द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बारे में चर्चा की। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में एक से बढ़कर एक गायक हुए, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं और लोग बड़े चाव से इनके गीत सुनते हैं। मेरे पिया गए रंगून और कजरा मोहब्बत वाला गाना भी ऐसी ही एक महान गायिका ने गाया था और हमेशा के लिए इन गानों को अमर कर दिया। इन गीतों को अपनी सुरीली आवाज देने वाली गायिका शमशाद बेगम की आज जयंती है। उनके सुरीले नगमे आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं। शमशाद बेगम भारतीय हिंदी सिनेमा का वो अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से लड़ाई में सभी राज्यों को केंद्र की ओर से पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। राज्यों से आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, घबराहट में खरीदारी करने से रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। वायुसेना ने देश भर में ऑक्सीजन वितरित करने के प्रयास तेज किए। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं ने जर्मनी से ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र और कंटेनर आयात करने का फैसला किया। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी। अब तक 13,54,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कल 3,32,730 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के
7वें चरण का प्रचार समाप्त। मतदान सोमवार को होगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।